discuss the next topic, which is ATP dependent proton pumps. तो ATP dependent proton pumps क्या होते हैं? जो ATP की हेल्प से, ATP की ब्रेकडाउन की हेल्प से वो प्रोटॉन्स को पंप करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन. प्रोटॉन्स मतलब H पॉजिटिव आयंस. ये ATP dependent proton pumps कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? They can be present in cell membrane, they can be present in mitochondrial membrane, or they can also be present in other organelles. ये ATP dependent proton pumps या हम इनका दूसरा नाम क्या होता है? They are also called transport ATPases. ये पंप्स होते हैं जो प्रोटॉन्स को कहाँ से कहाँ मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो ये पंप्स जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर में भी देख रहे हो, ये पंप्स जनरली क्या होते हैं? दीज आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और इनके पास ना साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स भी होती हैं, यानी कि प्रोटीन का कुछ हिस्सा मेम्ब्रेन के अंदर इंटेग्रेटेड होता है, बाकी पोर्शन जो होता है वो साइटोसोल में प्रोजेक्ट कर रहा होता है. और इसी जो पोर्शन साइटोसोल में प्रोजेक्ट कर रहा होता है उसमें वन और मोर देन वन बाइंडिंग साइट कैन बी फॉर द ATP, and those binding sites are on the cytosolic face of the membrane. So ये जो ATPases होते हैं ये तब तक ATP को हाइड्रोलाइज नहीं करते जब तक इनको प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता. यानी जैसे साइमल्टेनियस हाइड्रोलिसिस ATP का ADP में होगा अगर प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट होना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन. That means there is a tight coupling किस के बीच में? The ATP hydrolysis and proton transport. कि ATP के हाइड्रोलिसिस से जब वो ADP और PI में हाइड्रोलिसिस होगा उसका, तो इनके बीच का ना एक बॉन्ड टूटता है. और कौन सा बॉन्ड टूटता है जब ये दोनों अलग होते हैं? वो बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड. ये बॉन्ड एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है और इसके टूटने से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी यूज हो जाती है प्रोटॉन्स को पंप करने में अगेंस्ट द प्रोटॉन ग्रेडियंट. सो ATP डिपेंडेंट प्रोटॉन पंप्स को हम मेजर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहली कैटेगरी है P क्लास पंप्स, सेकंड कैटेगरी हमारे पास आएगी F क्लास पंप्स, तीसरे हम करेंगे V क्लास प्रोटॉन पंप्स, एंड फोर्थ वी विल डू ABC ट्रांसपोर्टर्स. तो सबसे पहले हम करेंगे P क्लास पंप्स, जो आपको दिखाई दे रहा है सामने ही. ये P क्लास पंप मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था सोडियम पोटेशियम ATPase की जब वीडियो है वो देख लेना. एंड उसके बाद मैंने कैल्शियम 2 पॉजिटिव ATPase में भी हमने यही वाला P क्लास पंप जो था वो यूज किया था. और वो कैसे काम करता है, यू गो टू दैट वीडियो और आपको ये सारा समझ में आ जाएगा. इस क्लास में बहुत सारे पंप्स आ जाते हैं. प्रोटॉन पंप्स तो आते ही हैं, उसके अलावा दूसरे तरह के आयन पंप्स भी आ जाते हैं. तो प्रोटॉन पंप्स में जो हम इसकी एग्जांपल करेंगे वो है प्रोटॉन एंड पोटेशियम आयन पंप, हम उसे कहते हैं. प्रोटॉन एंड पोटेशियम ATPase भी कहते हैं. सो प्रोटॉन एंड पोटेशियम ATPase जो होता है ये पंप कहाँ पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन द पैराइटल सेल्स ऑफ द मेमिलियन स्टमक. तो स्टमक के जो सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटॉन्स को आउट ऑफ द सेल और पोटेशियम आयंस को पंप करता है इनसाइड द सेल. और वो पोटेशियम आयंस सेल के अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर पंप्ड आउटसाइड द सेल. वो भी कैसे पंप होते हैं? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सो इस पंप को प्रोटॉन पोटेशियम ATPase कहते हैं. ये क्योंकि सेल के बाहर प्रोटॉन्स पंप होते रहते हैं, तो जिस साइड प्रोटॉन्स पंप होते हैं वो एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? एसिडिक एनवायरनमेंट होता जाता है. वो स्टमक के अंदर एसिडिक एटमॉस्फेयर किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके पैराइटल सेल्स क्या करते रहते हैं? सेल के बाहर, सेल के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उसको बाहर पंप करते रहते हैं और सेल के बाहर एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते रहते हैं. तो ये दोनों एक एक्सचेंज होता है. एक पोटेशियम आयन सेल के अंदर जाता है और एक प्रोटॉन जो है वो सेल के बाहर आ जाता है. उसी तरह जैसे सोडियम पोटेशियम ATPase और कैल्शियम 2 पॉजिटिव ATPase काम करते हैं, वैसे ये भी काम करता है. द ATP मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है एंड इसमें से ADP निकलता है और एक PI निकलता है. जो PI होता है वो इस ATPase के वन ऑफ द साइटोसोलिक डोमेन्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है. हर बार जितनी बार प्रोटॉन बाहर पंप होगा उतनी बार ATP मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होता है.
बाकी की जो 2 एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर ली हैं। उसमें से एक एग्जांपल कौन सी है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एटीपीएज, और दूसरी थी सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। सो वी कम टू द सेकंड क्लास ऑफ पंप्स which are F class ion pumps. So these are F class ion pumps. F class ion pumps में जो 2 पोर्शन होते हैं, वन इज कॉल्ड F0, अनदर इज कॉल्ड F1। तो ये 2 पोर्शन का बना हुआ है F0, ये F0 पोर्शन है, ये F1 है। जो इसका F0 पोर्शन है वो मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरह से एम्बेडेड है, मेम्ब्रेन के अंदर फिट है, यानी कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन है। और इसका कुछ पोर्शन जो है वो ह्यूमन में या आप कह रहे हो साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रोट्रूड कर रहा है। तो ये हेड है और ये उसकी स्टॉक है, ये वाला पोर्शन उसका स्टॉक है और ये उसका बेस है। तो ये वही वाली स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, उसके ऊपर ऐसे लॉलीपॉप शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वो लॉलीपॉप शेप स्ट्रक्चर्स ही यही वाले स्ट्रक्चर्स हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया के एग्जांपल लेते हैं तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ हिस्सा एम्बेडेड होता है, इसे कहते हैं F0। हम सबसे पहले F1 देख लेते हैं। F1 जो है वो किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ 3 अल्फा सब यूनिट्स एंड 3 बीटा सब यूनिट्स, और इसके अंदर एक सेंट्रल शाफ्ट भी होता है। ये जो दिख रहा है डार्क वाला हिस्सा, ये इसका सेंट्रल शाफ्ट है। तो ये जो F0 है, F0 के पास मल्टीपल कॉपीज होती हैं C सब यूनिट की। ये सारे के सारे जो सिलेंड्रिकल शेप्ड आपको सब यूनिट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे C हैं। और ये C का जो नंबर है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एक सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। 12 सिलेंडर्स सर्कल की शेप में रख दिए हैं। तो वो 12 सिलेंडर्स कितने 10 भी होते हैं कई स्पीसीज में, कई स्पीसीज में वो 12 सिलेंडर्स होते हैं। तो हर एक सिलेंडर को क्या कहते हैं, C सब यूनिट। F0 सब यूनिट में और क्या चीज होती है, F0 पोर्शन में देयर इज 1 A सब यूनिट ऑल्सो, एक A होता है और 2 B सब यूनिट्स होते हैं, एक B और ये 2 B, इसलिए यहाँ पे B2 लिखा हुआ है। देयर इज ऑल्सो 1 डेल्टा सब यूनिट। सो F0 जो है ये एक तरह का ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोवाइड करता है। और तो जो एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होता है वो इसके बीटा सब यूनिट, बीटा जो होते हैं इसके कैटालिटिक सब यूनिट्स होते हैं। बीटा सब यूनिट्स के ऊपर एटीपी जो है वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है उसका एडीपी और पीआई में, और प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप हो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एटीपी। आपको पता है जो एटीपी और एडीपी हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का सब मैट्रिक्स है ये वाला, जिसके अंदर ये इसका हेड प्रोजेक्टेड है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का क्या मतलब होता है, जो कि 2 आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो जगह होती है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो जब ये इसका F1 एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है तो प्रोटॉन्स कहाँ पंप होते हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। किसमें किसमें पंप हो जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ से, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये वाला जो पंप है ये रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी काम करता है। रिवर्सिबल डायरेक्शन का क्या मतलब है, रिवर्सिबल डायरेक्शन का मतलब जब प्रोटॉन्स फॉल करते हैं, कहाँ फॉल करते हैं, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे मैंने ये जो वेवी सा लाइन बनाया है, इसमें मैंने ये शो किया है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो कहाँ फॉल कर रहे हैं, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है, और मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमेशा प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। यहाँ प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और यहाँ प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जब आपको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मूव करना होता है, यानी मैट्रिक्स से आपको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजना होता है, तब आपको एटीपी हाइड्रोलाइज करना पड़ता है, बिकॉज यू आर मूविंग द प्रोटॉन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। और जब आपको प्रोटॉन्स को डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना है, यानी कि फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन्स टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन्स, तो उस केस में एटीपी के हाइड्रोलिसिस के बदले एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो ये जो वेवी एरो है, इस वेवी एरो से हमें पता चल रहा है कि एडीपी और पीआई जुड़ के क्या बना रहे हैं, एटीपी। यानी कि ये वाली पिक्चर में आपको रिवर्सिबिलिटी दिखती है
किसकी रिवर्सिबिलिटी, एफ टाइप एटीपीएज की। इसमें आपने देखा कि ये जो ट्रांसपोर्टर है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, ये क्या कर रहा है, ये एटीपी का सिंथेसाइज भी कर सकता है। और एटीपी का सिंथेसाइज कब करता है, एज प्रोटॉन्स फ्लो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये एफ टाइप एटीपीएजेस जो है ये रिवर्सिबल होते हैं। तो ये जो पंप है, जैसे कि मैंने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा दिस इज आल्सो फाउंड इन इसीरिशिया कोलाई। इसीरिशिया कोलाई की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये पाया जाता है एंड ये बैक्टीरिया से प्रोटॉन्स को बाहर पंप करने में हेल्प करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसी तरह ये वाला पंप जो है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में भी जो एटीपी का सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में, वो भी इनकी वजह से होता है, F0 F1 एटीपीएज की वजह से। ये जो स्टॉक है ये किसकी बनी होती है, गैमा और एप्सिलॉन सब यूनिट की। ये जो स्टॉक है ये F1 को F0 से जोड़ती है। दो सब यूनिट्स की बनी होती है, गैमा डेल्टा। ये पूरे का पूरा जो F1 है ये किस किस का बना हुआ है, 3 अल्फा सब यूनिट्स और 3 ही इसके अंदर बीटा सब यूनिट्स होते हैं। तो अल्फा 3, बीटा 3, गैमा और ये एक डेल्टा और ये एक एप्सिलॉन। फिर इसके पास क्या होता है, गैमा, फिर इसके पास क्या होता है, डेल्टा, एंड फिर इसके पास क्या होता है, एप्सिलॉन। तो ये पूरे का पूरा F1 सब यूनिट इतने सारी चीजों का, F1 कंपोनेंट जो है इतना सारा चीजों का बना होता है। जो लोअर पार्ट होता है F1 गैमा सब यूनिट का, इट इज अ कॉइल एंड इट फिट्स इनटू द, ये जो लोअर पार्ट है गैमा F1 गैमा सब यूनिट का, ये जो लोअर हिस्सा है, ये जो लोअर हिस्सा है ये एक कॉइल की तरह होता है। और ये सी सब यूनिट का जो सिलेंडर शेप्ड पोर्शन होता है उसके अंदर जाके ये कॉइल की तरह फिट हो जाता है। ये F1 सब यूनिट जो है दिस इज वेरी स्ट्रांगली, वेरी वेरी रिजिडली अटैच्ड टू द F0 सब यूनिट बाय एन एक्सटीरियर कॉलम। ये B2 जो है ये एक तरह के एक्सटीरियर कॉलम का काम करता है जो कि F0 और F1 को रिजिडली एक दूसरे के साथ अटैच करके रखता है। So this was the second type of proton pumps which are called F class ion pumps. So now we will discuss the V class ion pumps. जो V class pumps हैं उनकी स्ट्रक्चर अगर देखने जाओ तो आपको दिख रही है कि वो स्ट्रक्चर किससे मिलती है, F class pump से मिलती है। जो V class pumps हैं they are present in the vacuolar membrane। तो vacuoles एक तरह की ऑर्गेनल्स होती हैं प्लांट्स में, और ये ऑर्गेनल्स जो हैं ये पानी के फ्लो को और फ्लूइड्स के फ्लो को सेल के अंदर रेगुलेट करती हैं। तो वैक्यूलर मेम्ब्रेन जो है एंड वैक्यूल जो है दे आर प्रेजेंट इन ईस्ट आल्सो एंड अदर फंगी आल्सो। तो उन सब की मेम्ब्रेन्स में ये प्रेजेंट होते हैं वी क्लास प्रोटॉन पंप्स। उसके अलावा एंडोसोमल एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स जो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं उनमें भी उनकी मेम्ब्रेन्स में भी ये वी क्लास पंप्स होते हैं। देन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सम किडनी ट्यूब्यूल सेल्स। तो V1 आप देख रहे हो बिल्कुल F0 F1 की जैसी स्ट्रक्चर है इसकी। इसका F1 पोर्शन जो है वो जिस किसी भी ऑर्गेनल का या हिस्सा होंगे उसके ल्यूमेन में ये प्रोजेक्ट करेगा, यानी कि अगर लाइसोसोम है तो लाइसोसोम के अंदर होगा ये, और अगर ये वैक्यूल है तो वैक्यूल के अंदर पोर्शन ये होगा, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन में ये वाला हिस्सा होगा। V1 सब यूनिट देखो किस किस का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 8 सब यूनिट्स। A है, B है, A से लेके H तक जो सारे हैं ABCDEF G एंड H, A B, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है C, फिर इधर आ जाता है D, फिर इधर यहाँ पे है E, फिर यहाँ पे है F, फिर यहाँ पे है G और यहाँ पे है H। 8 तरह के सब यूनिट्स के साथ ये बना होता है। एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 कॉपीज ऑफ A। इसमें से जो कॉपीज हैं वो A की भी 3 कॉपीज हैं और B की भी 3 कॉपीज हैं। ये E की 1 कॉपी है, और फिर G, ये जो पतले पतले 2 G जैसे लग रहे हैं ये 2 G हैं। तो 3 कॉपीज ये हो गई, और 1 कॉपी C की एंड 1 कॉपी H की। ये रेगुलेटरी सब यूनिट्स हैं। C एंड H आर द रेगुलेटरी सब यूनिट्स। V1 डोमेन में और क्या दिख रहा है, देयर इज अ D सब यूनिट एंड देयर इज एन F सब यूनिट। तो आपको ये स्ट्रक्चर सिमिलर लग रहे होंगे जो हमने F क्लास में किए हैं। तो उसी तरह B जो है कैटालिटिक सब यूनिट है,
बी जो है एटीपी को बाइंड करता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है, ये वो वाला सब यूनिट है। डी और एफ मिलके क्या बनाते हैं, ये एक स्टॉक का काम करते हैं, यानी कि ये किसको किससे जोड़ते हैं, ये V1 सब यूनिट को V0 सब यूनिट से जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको F0 F1 में क्या कराया था, गैमा और एप्सिलॉन की स्टॉक कराई थी, उसी तरह इसमें जो स्टॉक है वो D एंड F की बनी हुई है। ठीक है, जो V1 डोमेन है, ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है, इट प्रोजेक्ट्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ऑर्गेनल विच वी आर डिस्कसिंग। जो V0 डोमेन है, यानी कि जो V0 मेम्ब्रेन के अंदर इंटेग्रेटेड है, ये छह डिफरेंट सबनेट्स की बनी हुई है। कौन कौन से छह डिफरेंट सबनेट्स, एक तो है ए, फिर उसके बाद हमारे पास ये आपको सारे जो सी दिख रहे हैं, दीज आर ऑल सी, स्मॉल सी मॉलिक्यूल्स। और ये देयर इज ई सबनेट ऑल्सो, स्मॉल ई सबनेट, and there is a small d subunit also. I will show you another diagram where they are visible. So ये structure दूसरी तरह की representation है। We come to V0 domain कि एक तो A subunit होता है, this is A subunit, उसके बाद D subunit भी होता है, then there is E subunit and बाकी सारे C subunits होते हैं। तो फिर से वही सारे सी सबनेट जो कि हमने उसमें देखे थे F0 ATPase में, उसी तरह ये सी सबनेट्स जो हैं मेम्ब्रेन में इंटेग्रेटेड होते हैं, ये सिलेंडर्स होते हैं, ये रिंग बनाते हैं, ये इनका जो नंबर है वो वेरी करता है। V0 डोमेन में आपने थोड़े से एक्स्ट्रा सबनेट्स देखे हैं, ये एक इंटीरियर में एक एक्स्ट्रा सबनेट देखा है D, और ये एक्सटीरियर में E सबनेट एक्स्ट्रा देखा है एज कंपेयर टू F0 F1 ATPase, जिसमें यू कैन सी द comparison of the F1 F2 F0 ATPase and V जो हमारा V ATPase है। तो इनकी स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, बस थोड़े से एडिशनल सब यूनिट्स आपको इसमें दिखते हैं द V ATPase में। ठीक है ना, तो इसमें जैसे B का स्मॉल B सब यूनिट था, तो उसके बदले हमारे पास कितने सारे हैं, E है, फिर G है, फिर एक स्मॉल D है, फिर A है, तो कई तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो ये डी एंड एफ स्टॉक है, उसमें गैमा और एप्सिलॉन की स्टॉक थी। इसमें सी का सिलेंडर है, इसमें भी सी का सिलेंडर है, इसमें भी ए सबनेट होता है, इसमें भी ए सबनेट होता है। इसमें 3 अल्फा 3 बीटा होते हैं, अल्फा के बदले यहाँ पे हमने 3 ए और 3 बी हैं। जैसे बीटा सबनेट वो होता है जहाँ पे एटीपी बाइंड करता है और उसका सिंथेसिस भी होता है, हाइड्रोलिसिस भी होता है, उसी तरह ये भी ये तो रिवर्सिबल फॉर्मेशन में काम करता है, रिवर्सिबली काम करता है, ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, और ये एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, और प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द ल्यूमेन। तो ये सारा हमारे पास VATPase का रोल है। आई विल डिस्कस द रोल ऑफ VATPase नाउ। कमिंग टू द रोल ऑफ VATPase, ये क्या करते हैं, ये दे फंक्शन टू मेंटेन द लो pH इनसाइड द प्लांट वैक्यूल्स और इनसाइड द लाइसोसोम्स या अदर एसिडिक वेसिकल्स इन एनिमल सेल्स। कैसे मेंटेन करेंगे लो pH, उसके अंदर उस ऑर्गेनेल के अंदर बहुत ज्यादा हाई कंटेंट में H पॉजिटिव आयंस को ट्रांसपोर्ट करके क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म से ये H पॉजिटिव आयंस को पंप करते रहेंगे, किसके अंदर, इनके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर, वैक्यूल जो ऑर्गेनेल्स हैं या दूसरे एसिडिक वेसिकल्स हैं, उनके अंदर ये कंटिन्यूसली प्रोटॉन्स को साइटोप्लाज्म से लेके आते रहेंगे, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ द प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन बाहर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन कम है प्रोटॉन्स की और इस ऑर्गेनेल के अंदर ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये पंप करके अंदर लेके आते रहेंगे कंटिन्यूसली प्रोटॉन्स को। जब आपको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेके आना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एटीपी को हाइड्रोलाइज करना पड़ता है। तो ये ऑर्गेनेल्स एटीपी का हाइड्रोलिसिस करती हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं वापस आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो V1 वाला हिस्सा होता है जहां पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, जहां पे ये बी सबनेट एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है, वो वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो हिस्सा होता है यानी कि जो कि V0 है, वो उस प्लांट वैक्यूल या एनिमल लाइसोसोम या दूसरी एसिडिक वेसिकल्स की मेम्ब्रेन में इंटेग्रेटेड होता है। यानी कि ये पोर्शन इस ऑर्गेनेल के अंदर की तरफ नहीं होता, बल्कि इस ऑर्गेनेल के बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। लेट्स हैव अ लुक एट अदर डायग्राम। ये तो इसमें ये जो पंप है,
ये वी क्लास प्रोटोन पंप है, इसकी सही ओरिएंटेशन दिखाई है। इस ओरिएंटेशन में आप क्या देख रहे हो कि ये वैक्यूल हो सकता है, या ये कोई लाइसोसोम हो सकता है, या ये कोई एंडो कोई भी एसिडिक वेसिकल ऑफ द एनिमल सेल्स हो सकता है। यानी ये सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऑर्गेनल है, कहने का मतलब दिस इज ऑर्गेनल। वो ऑर्गेनल जो है, उस ऑर्गेनल के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, यानी कि उसकी मेम्ब्रेन में कौन सा पोर्शन इंटेग्रेटेड है, V0, और जो V1 है बाहर की तरफ है, साइटोप्लाज्म की तरफ है। यानी कि ये साइटोप्लाज्म में बाहर प्रोजेक्ट होता है, और जो उसका V0 पोर्शन है वो उस इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन में इंटेग्रेटेड है, मेम्ब्रेन का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। नाउ कमिंग बैक टू कि ये कैसे मेंटेन करते हैं, एसिडिक पीएच कैसे बना लेते हैं अंदर। वो इस तरह से करते हैं कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकते। यानी कि अगर अकेले उनको प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहना हो, अपने खुद के अंदर एटीपी का हाइड्रोलिसिस कर करके प्रोटॉन्स को अंदर जमा करना हो, तो वो अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ थोड़े से ही प्रोटॉन्स ही वो अपने अंदर जमा कर सकते हैं। तो जब थोड़े से प्रोटॉन्स को अंदर जमा कर लेते हैं तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव अंदर आते जा रहा है, जिससे उस ऑर्गेनल के अंदर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिससे कि क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, तो इस ऑर्गेनल के अंदर पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप हो जाएगा। जैसे ही एक प्रोटॉन इस ऑर्गेनल के अंदर आएगा, वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज उस ऑर्गेनल के अंदर ऐड हो जाएगा, जिससे कि ऑर्गेनल के बाहर साइटोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। सो दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ये ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जिससे कि चार्ज पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन वन साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर साइड। अब अगर और प्रोटॉन्स को पंप करोगे, अब और पॉजिटिव चार्ज आयंस जो इसके पास आना चाहेंगे सेल के बाहर से, ये उन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि सारी मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिल्डअप हो गया। अब अगर और पॉजिटिव चार्ज आयंस अंदर आना शुरू करेंगे, तो ये जो सारे पॉजिटिव चार्ज आयंस बैठे हैं इसके चारों तरफ, ये और एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयंस को अंदर आने नहीं देंगे। अभी इतना एसिडिक एनवायरनमेंट बना ही नहीं होगा, इससे पहले ही रिपल्शन शुरू हो जाएगी। मैंने कहा था कि इन ऑर्गेनल्स का क्या काम होता है, इन ऑर्गेनल्स का काम होता है बहुत सारा अंदर अंदर H पॉजिटिव इतना सारा जमा कर लेना कि अंदर लो पीएच जनरेट हो जाए। पर मैं क्या कह रही हूँ कि इससे पहले कि बहुत ज्यादा H पॉजिटिव अंदर जमा हो, यानी कि पीएच लो हो, उससे पहले ही क्या काम शुरू हो जाता है, उससे पहले ही, क्योंकि सारे तरफ H पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाते हैं, जब और H पॉजिटिव आयन अंदर आना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप जो कि मेम्ब्रेन के पास है, ये और एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयंस को अंदर नहीं आने देता। यानी कि पीएच अभी लो हुई भी नहीं, उससे पहले ही H पॉजिटिव आयंस का अंदर आना बंद हो जाएगा। इसके लिए क्या सॉल्यूशन होता है इन ऑर्गेनल्स के पास? उनको तो अंदर लो पीएच करना है, तो उनको अपने साथ साथ अपने प्रोटॉन्स को अंदर लाने के साथ साथ क्लोराइड नेगेटिव आयंस भी अंदर लाने पड़ते हैं। क्या करते हैं वो? जैसे ही वो प्रोटॉन को अंदर लेके आते हैं, साथ में उनके पास एक क्लोराइड चैनल भी होता है। वो क्लोराइड चैनल, जब एक H पॉजिटिव आयन आएगा साथ ही एक क्लोराइड आयन आएगा, H पॉजिटिव आयन अंदर आएगा साथ ही एक क्लोराइड आयन अंदर आएगा, यानी कि फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि जितना H पॉजिटिव अंदर आ रहा है, जितना पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस अंदर आ रहे हैं, उतने नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस भी अंदर आ रहे हैं। यानी कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। दैट मींस डिफरेंस इन द चार्ज विल नॉट बी देयर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज जमा ही नहीं हो रहा। अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, साथ के साथ वो अपने अंदर क्या भी ला रहा है, क्लोराइड नेगेटिव आयन भी ला रहा है। इन ऑर्गेनल्स के पास एनायन चैनल्स होते हैं, वो एनायन चैनल की हेल्प से क्लोराइड को भी अंदर ले आते हैं, तो जिससे कि कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस मेम्ब्रेन के पेरिफेरी में बिल्डअप नहीं होता। यानी कि जितना मर्जी H पॉजिटिव आयन अंदर आता रहे, उसको कोई भी दूसरे H पॉजिटिव आयन रिपेल करेंगे नहीं, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप ही नहीं हुआ। बहुत सारे H पॉजिटिव आयन अंदर आ सकेंगे और इतने सारे प्रोटॉन्स अंदर जमा हो जाएंगे, जिससे कि पीएच क्या हो जाएगा, लो पीएच हो जाएगा। इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने वाला था, पर ये होता ही नहीं ऑर्गेनल में, ऑर्गेनल ये करती हैं ऑर्गेनल्स। सो इसमें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, पर एसिडिक पीएच जनरेट नहीं हो रहा था। यहाँ पे एसिडिक पीएच जनरेट हो रहा है, पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं जनरेट हो रहा। मैंने कहा कि ये जो काम आप देख रहे हो, ये काम आपको
दिखता है लाइसोसोम्स और प्लांट वैक्यूल्स में, जो आप ये फिगर देख रहे हैं जिसमें मैंने कहा कि अंदर बहुत लो एसिडिक पीएच जो है वो जनरेट हो जाती है। ये काम कहाँ कहाँ होता है? लाइसोसोमल एंड वैक्यूलर मेम्ब्रेन। तो ये डिस्कशन हमारी हो गई वी क्लास पंप्स की। एंड नाउ वी कम टू द एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनकी दो कॉमन स्ट्रक्चर का पहले हम पोर्शन देख लेते हैं क्या है। इनके पास दो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स। तो ये जो डोमेन्स होती हैं, इनके साथ एटीपी यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बाइंड करते हैं। और इसके पास दो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स होती हैं, इसके लिए टी लिखा है, विच आर इंटेग्रेटेड इनटू द मेम्ब्रेन। तो कुछ एबीसी ट्रांसपोर्टर्स में क्या होता है, ये सारी की सारी चारों की चारों डोमेन्स जो होती हैं, ये सारे के सारे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्सा होते हैं। कुछ हिस्सा साइटोप्लाज्म में, फिर बाकी ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस ट्रांसमेम्ब्रेन में, फिर 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस फिर से मेम्ब्रेन में, और साइटोप्लाज्मिक डोमेन। ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह के रीजन्स बनाती है, या वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन इसका आधा हिस्सा बनाती है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन इसका दूसरा आधा हिस्सा बनाती है। जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसके दो पोर्शंस बनाएंगी, तो उसमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेगी? इट कंसिस्ट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन एंड वन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनाएगी? इट विल बी मेकिंग वन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, वन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। तो इस केस में जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं उसमें 6 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस 6 होंगे इसके अंदर। सो मोस्टली ये सारे एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, they are found in the plasma membrane of intestinal epithelium और कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स जो ब्रेन सेल्स को सप्लाई करती हैं, ब्लड वेसल्स वो, और जो टेस्टीज को, जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं, उनके सेल्स की मेम्ब्रेन्स में ये एबीसी ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द हिपेटोसाइट्स एंड ऑल्सो इन द किडनी के रीनल टिब्यूल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में भी ये एबीसी ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है? मेनली व्हाट डू दे डू? वो क्या पंप करते हैं? वो पंप करते हैं steroids, phospholipids, as well as cholesterol, amino acids, peptides, bile salts, and many other हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर जो हैं, ये सारे आउट ऑफ द सेल्स मूव करते हैं इनको, एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक तरह का एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या होता है? वन टाइप ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर इज कॉल्ड MDR1। दिस इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर 1। ये ट्रांसपोर्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन ट्यूमर्स अगेंस्ट द एंटी ट्यूमर ड्रग्स। तो वो ट्यूमर को खत्म करने के लिए डॉक्टर्स एंटी ट्यूमर ड्रग्स देते हैं, पर उन ट्यूमर सेल्स के पास, उन ट्यूमर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स के पास ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। कौन से? MDR1। यानी ये समझो ये क्या है? ट्यूमर सेल की मेम्ब्रेन है, और ट्यूमर सेल की मेम्ब्रेन में ऐसा ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है? जब कोई एंटी ट्यूमर ड्रग दिया जाता है, तो वो एंटी ट्यूमर ड्रग को सेल से बाहर उसको रखता है। सो कितने सारे कैंसर्स में कितने सारे कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल एड्रियामाइसिन, विनब्लास्टिन, डॉक्सोरिबिसिन, और ये सारे ड्रग्स को ये मल्टी ड्रग ट्रांसपोर्टर इनको एंटर नहीं करने देता, और अगर एंटर हो जाते हैं तो उनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये ट्यूमर सेल्स के बाहर फेंक देता है। तो अगर ऑब्वियसली कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स इन ट्यूमर सेल्स के अंदर जाएंगे नहीं, तो उनका असर नहीं होगा इन ट्यूमर्स के ऊपर। सो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टर होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल उसके जो मैंने अभी आपको कहा कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के होते हैं ये, और विच इज मेड अप ऑफ 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स एंड 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स। ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में तो प्रेजेंट होते ही हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। उसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया की। मोस्टली जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हैं, दे एक्ट एज पंप्स, यानी कि मूविंग द सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होती है, वो जितने सारे एबीसी ट्रांसपोर्टर स्टडी किए गए हैं, तो जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स होती हैं उनकी, यानी कि जो एटीपी को बाइंड करने वाले डोमेन्स होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर एकदम सीक्वेंस, एमिनो एसिड का सीक्वेंस, उनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सारी सिमिलर होती है, यानी कि ये सभी में कॉमन होती हैं। ये इनको हम मॉलिक्यूलर मोटर्स बोलते हैं।
न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मोटर्स, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स सारी सेल में जितने तरह के मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती हैं, सिमिलर सीक्वेंस होता है, सिमिलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, कंजर्व्ड। तो ये मोटर्स जो हैं, these motors can be associated coupled to the pumps. These motors can be coupled to a variety of pumps and channels. तो वो जो पंप किसकी बात कर रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग पंप, इसको हम बोल रहे हैं। इसकी ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस जो हैं, जो पंप करते हैं, ये बाइंड करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बाइंड हाइड्रोलिसिस करेंगे एटीपी का, और इनके थ्रू, ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस के थ्रू जो चीजें होंगी वो ट्रांसपोर्ट होंगी आउट ऑफ द सेल, यानी अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड, जो भी मैंने कहा, स्टीरॉइड्स, अदर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स या ड्रग्स। तो जो लिवर में और किडनी में एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो लिवर में से और किडनी इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को और वेस्ट को ये सेल्स में से रिमूव करते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एबीसी पंप्स, जब एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि समझ लो एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल अगर ट्रांसपोर्ट करना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो एक एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा, यानी कि एक भी सबस्ट्रेट, एक भी मॉलिक्यूल को अगर बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, तो हर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए एक एटीपी हाइड्रोलाइज होगा। तो मैंने क्या कहा, पंप्स और चैनल्स की हम बात कर रहे थे कि वो पंप्स और चैनल्स के साथ ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स उनके साथ मिलके काम करती हैं, इन ट्रांस मेम्ब्रेन पंप्स के साथ मिलके काम करती हैं। और जब ये पंप के साथ मिलके काम करती हैं तो क्या करती हैं, और जब चैनल के साथ मिलके काम करती हैं तो क्या करती हैं। सो व्हेन दे वर्क टुगेदर विद पंप, सो दीज nucleotide binding domains, they move solutes against the concentration gradient, and when they coupled with the channel, so they open the motor, ये वाली NBD domain या motor NBD, it opens and closes the channel using ATP as the एनर्जी सोर्स। तो अगर वो पंप के साथ मिलके काम करती हैं तो सॉल्यूट्स को मूव करती हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर इसकी जगह चैनल हो, आयन चैनल, चैनल मतलब रास्ता, और किसका रास्ता, आयन के मूव होने वाला रास्ता, वो रास्ता बंद होते रहता है, खुलते रहता है। जब जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो रास्ता खुल जाता है और आयन बाहर मूव कर जाता है, और रास्ता बंद हो जाता है। फिर से जब एक नया आयन मूव करना होता है तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, रास्ता खुल जाता है, चैनल खुल जाता है, आयन मूव होता है। ह्यूमन बीइंग्स के पास तकरीबन 48 जीन्स हैं उनके क्रोमोसोम्स पे, जो किसके क्या बनाने के लिए हैं, जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स बनाने के लिए हैं। आपको पता है ना, हमारी बॉडी में जितने प्रोटीन्स हैं वो सारे बनाने के लिए हमारे डीएनए के पास क्या होते हैं, जीन्स। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हमारी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो ये भी प्रोटीन्स होते हैं। तो इनको बनाने के लिए भी हमारे जीनोम के पास, हमारे डीएनए के पास 48 जीन्स होती हैं। जब इन जीन्स में म्यूटेशंस हो जाती हैं, यानी जब ये जीन्स खराब हो जाएंगी, तो एबीसी ट्रांसपोर्टर भी खराब हो जाएंगे। अगर एबीसी ट्रांसपोर्टर खराब हो जाएंगे, तो आपको पता है ना एबीसी ट्रांसपोर्टर का क्या रोल है, लिवर में, किडनी में, और जो इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो इंटेस्टाइन, लिवर और किडनी क्या काम करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस और वेस्ट को हमारी बॉडी में से रिमूव करते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ दीज एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। अगर जीन्स खराब हो गई तो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स खराब हो जाएंगे, और लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन, जो कि हमारी बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को या वेस्ट सब्सटेंसेस को इन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू हमारी बॉडी में से एक्सपेल करते हैं, वो कर नहीं पाएंगे, एंड वी विल बिकम प्रोन टू वेरियस डिजीजेस। तो कई तरह के डिजीजेस इसकी वजह से हो जाती हैं। एक है सिस्टिक फाइब्रोसिस, देन अनीमिया एंड लिवर फेलियर। तो जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट हैं, प्लांट्स में भी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी। जैसे कि ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ईस्ट के पास 31 जीन्स होती हैं, क्या बनाने के लिए, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स बनाने के लिए। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि एक इंसेक्ट है, इसके पास भी 56 जीन्स होती हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स बनाने के लिए। उसी तरह हमारे पास ईसीरिशिया कोलाई, एक बैक्टीरिया, इसके पास 80 जीन्स होती हैं ये ट्रांसपोर्टर्स बनाने वाली। कुछ बैक्टीरिया के पास एबीसी ट्रांसपोर्टर्स उनकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ईसीरिशिया कोलाई की भी, या दूसरे दूसरे पैथोजेनिक माइक्रोब्स, तो उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में भी क्या पाए गए हैं, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो जब उन बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो वो उन एंटीबायोटिक्स को अपने सेल में से
बाहर एक्सपेल कर देते हैं, किसकी किसकी हेल्प से, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से। और फिर वो इसलिए क्या होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो कई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं होता है, क्योंकि एबीसी ट्रांसपोर्टर्स एंटीबायोटिक्स को एक्सपेल कर देते हैं। तो दिस फिनिशेस अवर एटीपी डिपेंडेंट प्रोटोन पंप्स।